हेलो। 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 देखिए, आपका किडनैपिंग चल रहा था भाई, फिर एक बार दोहरा जाए तब आगे बढ़ा जाए उसके। आपका व्यापहरण चल रहा था, यानी कि किडनैपिंग, फिर एक बार 5 मिनट आप दोहराइए। उसके बाद से जहाँ से छूटा था वहाँ से आपका आगे बढ़ाया जाए। फिर आपका एबडक्शन पढ़ाना है, यानी कि अपहरण। और लास्ट में आपका दोनों में 7-8 अंतर बताना है जो महत्वपूर्ण होगा। आपका प्री में भी और इंटरव्यू में भी काम करता है। देखिए, आपका जो बताया गया था वह ये बताया गया था कि किडनैपिंग का शाब्दिक अर्थ होता है बाल चोरी या बालकों की चोरी। यानी कि सामान्यतः जो व्यापहरण होता है वह बालकों से संबंधित अपराध होता है। और बालकों को अगर उनके गार्जियन की रजामंदी के बिना ले जाया जाता है, बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है या भगा लिया जाता है तो यह अपराध होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि यह अपराध किसके प्रति माना जाता है, बालक के प्रति कि गार्जियन के प्रति। तो बालक के प्रति नहीं, ये माना जाता है कि जो गार्जियन का बच्चे पर राइट है उस राइट का किसी व्यक्ति ने वायलेशन किया। यानी कि यह अपराध विधिपूर्ण संरक्षक के विरुद्ध माना जाता है। प्रभावित विधिपूर्ण संरक्षक होता है, भले ही बहकाना या फुसलाना बालक को किया गया। तीसरा, किडनैपिंग दो प्रकार की होती हैं। आपका 359 हम बताए थे। एक भारत में से व्यापहरण और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण। भारत में से व्यापहरण के लिए सेक्शन 360 काम करेगा और लाफुल गार्जियन से उसके गार्जियनशिप में से किडनैपिंग के लिए सेक्शन बताया गया था 361। जहाँ तक भारत से किडनैपिंग की बात है, भारत से किडनैपिंग बताया गया किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, चाहे वह अवयस्क हो या वयस्क हो या नर हो या नारी हो। बस ये काम करना है कि आपका चाहे किसी भी व्यक्ति को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाया गया हो या तो उसकी रजामंदी के बिना, उसकी कंसेंट के बिना, या अगर वह कंसेंट देने में सक्षम नहीं है तो उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना, यानी कि उसके संरक्षक की अनुमति के बिना भारत से बाहर प्रवहण किया गया हो तो हम कहेंगे कि भारत में से किडनैपिंग की गई है। तो जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, भारत में से व्यापहरण किसका हो सकता है, आपका तो जवाब ये रहेगा कि किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है। एक तरह से ये अपवाद है, क्योंकि किडनैपिंग का मतलब तो जनरली होता है बाल बाल भाई बंद कर दीजिए लाइव क्लास। आपका बाल चौर्य, बालकों के प्रति अपराध। लेकिन आपका 360 तो किसी भी व्यक्ति का व्यापहरण की बात करता है, चाहे वो बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो। इसके बाद किडनैपिंग का जो दूसरा किस्म था, दूसरा कांड है, वह विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एज निर्धारित है। पिछली बार जे में भी आया कि अगर नर है या पुरुष हैं तो उसकी एज 16 वर्ष से कम हो, नारी हैं तो 18 वर्ष से कम हो, वह किसी के गार्जियनशिप में हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका कोई गार्जियन नहीं है, अर्थात वह अनाथ बालक है, तो 361 किसी भी हाल में अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 361 के लिए
किडनैपिंग के लिए यह आवश्यक है कि उस बालक का या बालिका का कोई न कोई गार्जियन होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है, क्या किसी अनाथ का हो सकता है व्यपहरण अपहरण दोनों? तो अगर अनाथ हैं तो 361 के तहत उसकी किडनैपिंग नहीं हो सकती। और जैसे कि कैसे अनाथ हो सकता है, या तो माता पिता एबैंडेड कर दे यानी कि परित्यक्त कर दे या छोड़ दे बच्चे को। दूसरा अनाथ हो सकता है कि आपका कह सकते हैं कि अकाल के समय माता पिता छोड़ दिए हो या मर गए हो, बालक अब अकेला हो गया है, परिवार का कोई नहीं है। तीसरा मेले में बिछड़ा हुआ बालक, ये अनाथ माने जाते हैं और इनका अब किडनैपिंग नहीं होगा। लेकिन लेकिन लगाकर भी पढ़ना है, अगर अनाथ बच्चे को किसी ने अपने बच्चे के रूप में अपना लिया है तो अब वह अनाथ नहीं रहा। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है आपका, माता पिता अकाल या कोरोना में मर गए, बी ने उस बच्चे को अपना लिया है तो अब भी उस बच्चे का गार्जियन माना जाएगा, भले वह बच्चे का माता पिता न हो। इससे मतलब नहीं है। अब अगर उस बच्चे को अब किडनैप किया जाता है तो 361 अप्लाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब उस बच्चे का गार्जियन हो गया है। अब ये है कि आपका भाई, एक तो एज बताई गई थी, दूसरा बताया गया था कि वह बच्चा किसी के गार्जियनशिप में हो, तीसरा बताया गया था जो बताया जा रहा था कि उस बच्चे को आपका बहकाया गया हो या फुसलाया गया हो। यही वाक्य हम बता रहे थे। यानी कि मुख्य, हाँ, एज पर भी ध्यान देना है, प्री में पूछ सकता है। जो ये एज है आपका, जब मूल आईपीसी बनी थी लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई थी 1860-62 में जब लागू हुई 1 जनवरी को, तो जो मूल एज यहाँ थी वह नर के लिए 14 वर्ष से कम और नारी के लिए 16 साल से कम। लेकिन 1949 ईस्वी में इस एज को बढ़ाया गया, नर के मामले में 16 साल से कम किया गया और नारी के मामले में 18 से कम। ये जो संशोधन हुआ 15 जुलाई 1949 से लागू हुआ, ये हम बताए थे। हो सकता है ये पूछ ले। इसके बाद आइए, आपका बताया जा रहा था, दो शब्दों को बताया जा रहा था। एक ले जाना, यानी कि अब गार्जियन की सम्मत के बिना ले जाता है या फुसलाता है। दो शब्द और आए हैं, दोनों शब्द एक नहीं है। ले जाना और फुसलाने शब्द का मतलब अलग अलग होता है। ले जाना का मतलब ये हुआ कि शारीरिक रूप से ले जाना, यानी कि बच्चे को गोद में उठा कर ले जाना, हाथ पकड़ कर ले जाना आपका, या बच्चे को अपने पीछे चलने के लिए कहना, बिना बल का प्रयोग करना, बच्चे को अपने पीछे पीछे ले जाना, या बच्चे को जाने को तैयार करना, अनुरक्षण करना, या बच्चा किसी दूसरे के कब्जे में है, जैसे बस वाले टाली वाले, तो अपने कब्जे में ले लेना, ये ले जाना होता है। और फुसलाना का मतलब ये हुआ लालीपाप देना। लालीपाप देना मतलब ये हुआ कि बच्चे के मन में अपना गार्जियनशिप छोड़ने के लिए उत्प्रेरित करना। अब कैसे बच्चे को छोड़ने के लिए आप उत्प्रेरित करेंगे किसी नर या नारी को? तो पहला हो सकता है कि चलो हम विवाह तुमसे कर लेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे साथ चलो, अपने गार्जियन का साथ छोड़ो, वहाँ अच्छा भोजन और पकवान मिलेगा, यहाँ क्यों रह रहे हो, इत्यादि। तो ये फुसलाना होगा। या टाफी पर भी फुसलाया छोटे छोटे बच्चों को जा सकता है कि चलो, हम टाफी दिखा दिया गया और कहा गया कि हमारे साथ चलो,
और भी बहुत टाफियाँ हमारे पास हैं। जब हमारे तुम घर चलोगे तो हम तुम्हें क्या देंगे? भरपूर टाफी देंगे। और बच्चा इस टाफी के लालच में पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। तो ज़्यादातर किडनैपिंग टाफी दिखाकर और मिठाई दिखाकर भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। तमाम किडनैपिंग होती है भाई। आपका कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ये सतर्क रहना है। इसमें चुनाव करना मुश्किल होता है कि कौन आपका अपराधी है, कौन साधु है, कौन सवाधु है। इसमें आपका अंतर करना काफ़ी क्या है, मुश्किल। किसी के दिल में थोड़े आदमी बैठा है भाई, ये कहा नहीं जा सकता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फुसलाना का मतलब उत्प्रेरित करना। इस पर जो केस आपका आया, आपका वह केस देखना है। अब आपका उसके बाद हम एक्सप्लेशन देखेंगे। पहले दो केस आप थोड़ा कवर करिए। पहला आपका आर बनाम प्रिंस का केस, और दूसरा जो भारत में है वरदराजन का केस। यही वरदराजन के केस पर ही लगातार समस्या आपका प्री में और मेंस में आ रही। तो दो केस याद करना, मैं बता दूं किडनैपिंग के लिए। एक आर बनाम प्रिंस का और दूसरा किसका? वरदराजन। आर बनाम, दोनों केस अलग अलग देखिए भाई थोड़ा डिटेल में। पहले आर बनाम प्रिंस का केस देखते हैं। ये इंग्लैंड का केस है, 1875 का केस है। इसमें जब का नाम ब्लैक बस था। तो ब्लैक इसमें हुआ क्या, एक 14 वर्षीय लड़की थी जिसका नाम एनी फिलिप्स था। अभियुक्त जो प्रिंस था, प्रिंस मतलब नाम था अभियुक्त का, जो अभियुक्त प्रिंस था आपका, वह लड़की से मिला। लड़की से पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है? तो लड़की ने बताया कि हमारी एज 16 वर्ष से अधिक है। यानी कि इंग्लैंड में फिर एज याद रखिए। भारत में जो एज आपका है वह नर हो तो 16 वर्ष से कम, और नारी हो तो 18 वर्ष से कम। इंग्लैंड में इस एज में अंतर है। इंग्लैंड में अगर नारी है तो 16 से कम हो, नर है तो 14 से कम, याद रखिए। यानी कि जो मूल आईपीसी में लॉर्ड मैकाले ने प्रावधान किया था, वही प्रावधान आपका मैंने इंग्लैंड में भी था। बाद में भारत में 1949 में ये एज बढ़ाई गई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मूल एज जो थी वह इंग्लैंड की विधि के अनुसार ही थी। अब लड़की देखने में भी 16 साल से अधिक लगती थी। बिना संरक्षक की सहमत के अभियुक्त प्रिंस लड़की को अपने साथ ले जाता है। तो ऐसी दशा में प्रिंस पर किडनैपिंग का मुकदमा चलता है। प्रिंस का ये तर्क रहता है कि हजूर, हमने हमारा आशय किसी 16 वर्ष की लड़की को उसके गार्जियन की अनुमति के बिना ले जाना नहीं था। पहला अपना तर्क देता है। दूसरा तर्क ये देता है कि हमने गुड फेथ में कार्य किया, सद्भावना पूर्वक कार्य किया, बोनाफाइड में कार्य किया। यानी कि इस बात की जांच के लिए कि लड़की 16 साल से अधिक है, हमने पूरी जांच पड़ताल की। हमें विश्वास हो गया कि लड़की 16 साल से अधिक है, तभी हम अपने साथ ले गए, अन्यथा हम नहीं ले जाते। तो आपका जस्टिस ब्लैकबर्न ने कहा कि जो तुम अपराध किए हो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आता है, कठोर दायित्व के अपराध में आता है। और कठोर दायित्व का अपराध सुबह वाले पीरियड में पढ़ाया भी गया था। अभी कठोर दायित्व का मतलब हुआ मात्र एक्सेस रिया के आधार पर दंडित किया जाएगा व्यक्ति, आशय का होना आवश्यक नहीं।
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सारे तर्क प्रिंस के विफल हो गए, अर्थात किडनैपिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें मेंस रिया या आशय या दुराशय का होना आवश्यक नहीं। अगर आपने ये सोचा कि हम सद्भावना पूर्वक विश्वास करते थे ये लड़का या लड़की आपका इस एज से ऊपर है, तो वह विश्वास आपको कोई बचाव नहीं देगा और प्रिंस के मामले में भी बचाव नहीं दिया। तो ये किस किस नेचर के ऑफेंस हो गए जो हमने बताया, इसी को कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या दुराशय का अपवाद या ऐसा अपराध जिसमें आशय एक आवश्यक तत्व नहीं। तो अपराध के बताइए, सुबह बताया गया था अपराध के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? दो, एक एक्सस रिया और दूसरा मेंस रिया। तो बिना मेंस रिया के जिन अपराधों में अभियुक्त को दंडित किया जाएगा वही अपराध क्या कहलाएंगे? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के, यानी कि कठोर दायरा। आगे बढ़ा जाए। जहाँ तक हमारे उच्चतम न्यायालय की बात है, उच्चतम न्यायालय ने वरदराजन के केस में किडनैपिंग की काफी व्याख्या की और क्या क्या व्याख्या की पहले वो देखिए। उच्चतम न्यायालय ने आपका किडनैपिंग के मामले में ये स्पष्ट बता दिया कि किडनैपिंग का अपराध तभी होगा जब ये कोर्ट में प्रूफ किया जाए कि अभियुक्त ने लड़की को घर छोड़ने के लिए ब्रेन वॉश किया था, कुछ न कुछ सहयोग किया था, यानी कि उत्प्रेरित किया था, उकसाया था। अगर लड़की स्वतः अपने माता पिता का घर छोड़ देती है फिर लड़के के साथ जाती है तो यह किडनैपिंग का अपराध नहीं हो। और यही आपका जो समस्या है 10 लाइन में आपका उठा कर पूछेगा तो सतर्क ये रहना है। उस समस्या में यही हल्का सा देखना है कि क्या जो अभियुक्त था क्या वह लड़की को उसके माता पिता या गार्जियन का घर छोड़ने या गार्जियन का त्याग करने के लिए कुछ न कुछ ब्रेन वॉश या उत्प्रेरित या उकसाया था कि नहीं। अगर वह उकसाया था तो किडनैपिंग का अपराध होगा और नहीं उकसाया था तो नहीं हो। यही मेन पॉइंट है। ये इसमें देखिए उदाहरण में आपका जो मैं उदाहरण अब बताने जा रहा हूँ ये कई जगह पूछा गया है। एक 16 वर्ष की लड़की है, अपने पिता का घर छोड़ देती है, स्टेशन पर जाती है, स्टेशन पर उसे ए मिलता है, ए पूछता है कि क्या बात है, लड़की बताती है तो ए लड़की की सहमत से उसे अपने घर ले जाता है, उससे विवाह करता है, शारीरिक रिलेशन बनाता है। अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया? आपका किडनैपिंग का, आपका दुराचार का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो दुराचार का अपराध किया क्योंकि 18 वर्ष से कम की अपनी ही स्त्री के प्रति मैथुन करना बलात्संग की कैटेगरी में आएगा। 16 साल रखा गया संसद द्वारा लेकिन सुप्रीम कोर्ट माना नहीं, कहा कि नहीं कितने से कम हो 18। अभी केस भी आया था, काफी विवाद उत्पन्न हुआ था। तो किडनैपिंग के लिए दोषी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लड़की ने अपना घर पहले ही क्या किया है? छोड़ दिया है। किडनैपिंग के लिए मैं फिर बता दूं ये आवश्यक है कि जरूर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो लड़का मैंने लेकर लड़की को गया है, लड़की की एज 18 वर्ष से कम है, लड़के ने कुछ न कुछ लड़की के मन में अपने पिता माता का घर छोड़ने के लिए कुछ न कुछ क्या किया? काम किया या कुछ न कुछ ब्रेन वॉश किया। अगर लड़की स्वतः अपने माता पिता का घर छोड़ देती है, लड़के के साथ चली जाती है तो वरदराजन के वाद के अनुसार ये किसी भी हाल में किडनैपिंग नहीं हो। भाई कंसेप्ट क्लियर रखिए।
इस कंसेप्ट पर तमाम समस्याएं बनेंगी। अब आगे देखा जाए। अभी आपका एज का निर्धारण हम डिटेल में बता चुके थे। अब आपका एक्सप्लेनेशन देखना है, बचा बेयरक में जो है आपका स्पष्टीकरण और अपवाद देखना है। एक्सप्लेनेशन आपका ये बताता है कि इस सेक्शन के तहत जो लॉफुल गार्जियन होगा, विधिक संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्त व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। न्यस्त किया गया मतलब सौंपा गया है विश्वास करके। अब यहाँ 3-4 उदाहरण देखिए। मान लीजिए ये माता पिता हैं, वह प्राकृतिक संरक्षक हैं। यह प्राकृतिक संरक्षक भी विधिक संरक्षक में शामिल है, विधिपूर्ण संरक्षक। अगर माता पिता ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा है, या बच्चे को किसी के साथ भेजा है, या बच्चे को हॉस्टल में रख दिया है, या बच्चे को बस वाले को दिया है आने जाने के लिए स्कूल, या टाली वाला ले जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता ने यानी कि प्राकृतिक गार्जियन ने अपनी गार्जियनशिप को ट्रस्ट कर दिया है, विश्वास करके दूसरे को सौंपा है, चाहे हॉस्टल वाले को, चाहे ट्राली वाले को, या बस वाले। तो ये लोग प्राकृतिक संरक्षक नहीं है, लेकिन इन्हें आपका बच्चे की गार्जियनशिप न्यस्त जरूर की गई है, विश्वास करके। न्यस्त मतलब होता है विश्वास। तो ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति बस से बच्चे को ले जाता है, हॉस्टल से ले जाता है, टाली वाले से ले जाता है, तो क्या ये भले प्राकृतिक संरक्षक की संरक्षकता से न निकाला हो, लेकिन ये लोग उस समय आपका विधिपूर्ण संरक्षक माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि एक्सप्लेनेशन बताता है कि जिनको संरक्षकता या गार्जियनशिप हैंडओवर किया गया है, वह विधिपूर्ण संरक्षक में क्या होंगे? एक दो लोग पूछ रहे थे, फिर हम बता दें। प्राकृतिक संरक्षक भी इसमें शामिल है 361 में, और आपका विधिपूर्ण संरक्षक भी। विधिपूर्ण संरक्षक जो शब्द है वह वाइड एरिया रखता है, क्योंकि उसमें तमाम लोग आ जाएंगे जिन्हें बच्चे की गार्जियनशिप क्या की गई है, ट्रस्ट की गई है, न्यस्त की गई है। और प्राकृतिक संरक्षक में केवल माता पिता या दत्तक माता पिता ही आएंगे, दूसरे लोग नहीं। तो प्राकृतिक संरक्षक वाइड एरिया है कि विधिपूर्ण संरक्षक, तो क्या मारेंगे? विधिपूर्ण में तमाम लोग आएंगे। अगला एक अपवाद है, आपका माने एक्सेप्शन है। आप बताइए। नहीं, देखिए आपका संरक्षक के लिए फिर एक बार देखिए, भाई सही पूछ रहे हैं हल्का सा। फिर एक बार देखिए, कौन किस व्यक्ति का बच्चे का कौन गार्जियन होगा? इस पर आइए, सही बता रहे हैं कि बताना चाहिए था, हल्का सा आपका मिस कर गया, लेकिन इसको भी बताना चाहिए था। किसी बच्चे का गार्जियन कौन माना जाएगा, ये समस्या है। ये आईपीसी से कवर नहीं होगा, पहला नियम। ये आपका व्यक्तिगत विधियों से कवर होगा। जैसे कि अगर हिंदू ला है, बच्चा हिंदू है, तो हिंदू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 5-6 में आपका, नहीं 4 में या 6 में, देखिए धारा छोड़ दीजिए, उसमें गार्जियन की एक लिस्ट दी गई है, कौन किसका गार्जियन माना जाए। ये पहला। अगर बच्चा या बच्ची मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा, हिंदू लॉ है। यानी कि अब उतना बताना संभव नहीं है, बहुत लंबा चल जाएगा, लेकिन एक लाइन जानते रहिए कि कौन किस बच्चे का
प्राकृतिक संरक्षक कौन माना जाएगा, ये आईपीसी से कवर नहीं होगा। अगर बच्चा हिंदू है तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 से कवर होगा। मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि में हिजानत कहा जाता है संरक्षकता को, यानी कि आपका हिजानत से कवर होगा और उसके लिए एज अलग अलग निर्धारित है। अब उतना हमें बताना भाई बहुत लंबा चला जाएगा। आप पढ़ना है तो हिंदू ला मुस्लिम ला पढ़ना पड़ेगा, लंबा बहुत खींच जाएगा ये मामला, इसीलिए यहाँ रोका जा रहा है। अब हाँ बताइए। नहीं देखिए, इंग्लैंड में आपका दो कानून है, एक कॉमन लॉ है और एक स्टैट्यूटरी लॉ। कॉमन लॉ में कहीं कुछ लिखा नहीं गया है, जो परंपरा है उसी पर चलती है, तो न्यायालय को विवेक इंग्लैंड में ज़्यादा है। भारत में कानून स्पष्ट लिखा गया है, इसमें विवेक थोड़ा कम है, तो न्यायालय के इंग्लैंड भाई जो माने, स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है। अब वो दुराशय का सिद्धांत में जाएगा, लेकिन इंग्लैंड में आपका ये जो विकास हुआ, विकास हम बता रहे हैं, वह आपका केस के माध्यम से हुआ कि किन मामलों में मेंसरिया आवश्यक नहीं है, और आर बनाम प्रिंस में सबसे पहले किडनैपिंग में माना गया कि दुराशय आवश्यक नहीं। ये केस के माध्यम से चलता है। फिर बैक हुए भाई एक्सेप्शन पर आया जाए, जो ये अपवाद हैं। अपवाद देखिए, इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे गुड फेथ में यानी कि बोनाफाइड में या सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिष्य का, अधर्मज मतलब कि आपका कह सकते हैं वैध नहीं, कैसा पुत्र सामान्य भाषा में कहेंगे अवैध, अवैध या जारज भी कहते हैं। अधर्मज पुत्र शिष्य का पिता है, या जिसे सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिष्य को विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजनों के लिए न किया गया। देखिए, आपका अपवाद देने का मतलब क्या है, इसका पहले समझिए। अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि वह इस जारज या अधर्मज या अवैध आपका शिशु का पिता है और सद्भावना पूर्वक समझता है और उस शिशु को ले जाता है, लेकिन ये समझना कैसा है, आपका गुड फेथ में है, बोनाफाइड है, दुर्भावना में नहीं, और ले जाने का इरादा ये नहीं है कि बच्चे को दुराचारिता में धकेल दिया जाए, यानी कि बच्चे को वेश्यावृत्ति या भीख मांगने के लिए ढकेल दिया जाए या विधि विरुद्ध उद्देश्यों के लिए ले जाया जाए, ये उसका उद्देश्य नहीं है। तो वह किडनैपिंग करता है बच्चे की, नहीं करता, तो आपका जवाब रहेगा नहीं करता। दूसरा, आपका तमाम विवाद बच्चे के गार्जियनशिप को भी लेकर होता है। इसी विवाद के लिए और निचली लाइन है, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे के माता पिता में विवाद उत्पन्न हो गया, बच्चा किसके गार्जियनशिप में रहेगा ये विवाद हो गया। पिता आया और सद्भावना पूर्वक यह समझ रहा था कि यह बच्चा मेरे गार्जियनशिप में रहना चाहिए, माता के पास से उठा कर लेकर चला गया, और आपका सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करता था, कोर्ट का कोई आर्डर भी अभी नहीं था, और पिता ने ये जो कार्य किया है ये बच्चे को दुराचारिता में झोंकने के लिए नहीं किया, वेश्यावृत्ति इत्यादि में झोंकने के लिए नहीं किया, अवैध उद्देश्य के लिए भी बच्चे को नहीं ले जा रहा है, और उसे गुड फेथ में विश्वास है कि हम भी इस बच्चे के क्या हैं, गार्जियन, तो उसने किडनैपिंग का अपराध नहीं किया। तमाम मुकदमे कोर्ट में चलते रहते हैं,
जिसमें कि कोर्ट डिसाइड करता है लास्ट में कि किसको गार्जियनशिप दी जाए। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये कोर्ट के पहले का ही माने ये समस्या आएगी कि निर्णय के बाद, निर्णय के पहले, क्योंकि जब कोर्ट निर्धारित कर देगा कि पिता होगा गार्जियन या माता, तब तो भाई वो सही है। अभी निर्धारित नहीं हुआ है और तब पिता ले जाता है, तब ये अपवाद लागू होगा। निर्धारण के बाद भाई कोर्ट के परमिशन से मिलिए, ले जाइए, कोर्ट आपका आदेश देता है, उसमें लिखा रहता है आदेश में कि हफ्ते में 2 बार पिता यहाँ जाकर बच्चे से मिल सकता है। आदेश स्पष्ट रहता है, उसमें कोई ये नहीं। अब आइए एबडक्शन देखा जाए। एबडक्शन या आपका अपहरण, पहले अपहरण की भूमिका बांधिए। एबडक्शन या जहाँ तक अपहरण की बात है, अपहरण किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। पहला नियम, अपहरण किसी भी एज के व्यक्ति का हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अपहरण एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी एक व्यक्ति को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। माने एक स्थान से कहाँ ले जाया जाता है, दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तीसरा पॉइंट, जो ये ले जाया जाना है या तो बल का प्रयोग करके लिया ले जाया जाता है, यानी कि या तो धमका के या पकड़ लिए 2 लोग ले गए, या प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा, यानी कि ये कहा गया कि तुम्हारे माता पिता अस्पताल में बीमार हैं, जल्दी चलो हमारे साथ, ये रिक्शा किया जाए, हम भी चलते हैं, अभी फोन आया था, फोन न करो, तुरंत चलो। और जैसे ई रिक्शा पर बैठा, ई रिक्शा कहीं और चला गया, यानी कि धोखा देकर एक जगह से कहाँ ले जाया गया, या तो बल का प्रयोग करके ले जाया गया हो, या क्या करके प्रवंचना द्वारा, धोखा द्वारा, और जिस व्यक्ति को ले जाया गया है उसकी सम्मति के बिना, और सम्मति आपका अगर पाई भी गई थी तो अवैध थी। अभी हम बताएंगे, पहले भूमिका देख लिया जाए तब बैरक तोड़ा जाएगा। अपहरण एक ऐसा ऑफेंस है जो कंटिन्यू ऑफेंस है, यानी कि लगातार चलने वाला अपराध है। इसको अनवरत अपराध कहते हैं, कंटिन्यू ऑफेंस कहते हैं, लगातार चलने वाला अपराध कहते हैं। जैसे कि ए ने बी का अपहरण किया, फिर ए ने बी को सी को सौंप दिया, सी ने डी को सौंप दिया, डी ने ई को सौंप दिया, तो ये चलने वाला अपराध है। जितने लोगों को हैंड ओवर किया जा रहा है सभी लोग एबडक्शन के लिए, यानी कि अपहरण के लिए क्या होंगे, दोषी, क्योंकि हमेशा क्या है ये अपराध, चलने वाला। दूसरा नियम आइए, अपहरण एक दूसरा जो नियम है, जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कि अपहरण स्वयं में अपराध नहीं। यही आपका गलत होता है। स्वयं में अपराध न होने का मतलब ये हुआ कि एबडक्शन अपराध भारत में तभी होगा जब वह आईपीसी में दिए गए पर्पज या उद्देश्य या प्रयोजनों के लिए किया गया है। फिर एक बार देखिए, अगर किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया है उसकी रजामंदी के बिना, या तो बल का प्रयोग करके या धोखा देकर, तो ये ले जाना तभी ऑफेंस होगा। ये ले जाना केवल अपहरण नहीं हो गया, ये ले जाना तभी ऑफेंस होगा, तभी ये अपराध होगा जब आगे 4-5 धाराएं हम बताएंगे, उन धाराओं में दिए गए पर्पज के लिए व्यक्ति को ले जाया गया। अर्थात अपहरण सेल्फ में या स्वयं में अपराध नहीं है। यह अपराध तभी होगा
जब आईपीसी में दिए गए उद्देश्यों के लिए ही आपका अपहरण किया गया हो, अर्थात व्यक्ति को एक स्थान से कहाँ ले जाया गया हो दूसरे। अब चार अंतर तो आप किडनैपिंग एब्डक्शन में अभी देख लीजिए। आपका जो किडनैपिंग था सामान्यतः बालकों के प्रति अपराध था और एब्डक्शन था किसी के प्रति। किडनैपिंग में बल का प्रयोग करना आवश्यक नहीं था और एब्डक्शन में बल का प्रयोग हो सकता है। तीसरा आपका किडनैपिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं, जबकि एब्डक्शन में आशय का होना क्या है आवश्यक। अपहरण लगातार चलने वाला अपराध नहीं है, जबकि अपहरण क्या है लगातार चलने वाला। अपहरण बिना किसी उद्देश्य के किया गया हो तब भी दंडनीय है और अपहरण तभी दंडनीय होगा जब वह आईपीसी में दिए गए पर्पजों में से किसी एक पर्पज के लिए किया गया। तो 5 अंतर तो आप खुद निकालेंगे। अपहरण 2 प्रकार का होता है, अपहरण का कोई प्रकार नहीं। आपका ये भी निकाल सकते हैं भाई। तो देखिए आपका पहले अपहरण की परिभाषा बताया जाए, अंतर तो हम बताएंगे। यानी कि जब दोनों पढ़ लिए, दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आपके दिमाग में 6-7 अंतर तो अपने आप घूमने चाहिए जितना बताया गया। देखिए आपका देखा जाए 362 निकाल लीजिए। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण कहता है, यह कहा जाता है। यानी कि इसका अपहरण के आवश्यक तत्व हो गए किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उत्प्रेरित करना। ऐसा उत्प्रेरणा या तो बल द्वारा विवश करके किया जाए या प्रवंचनापूर्ण साधन का मतलब धोखा देने के साधनों का प्रयोग करके उसको क्या किया जाए उत्प्रेरित किया जाए, तो वह आपका अपहरण करता है, यह कहा जाता है। अब यानी कि 2 ही लाइन में है आपका, ज़्यादा किडनैपिंग। अब इसको थोड़ा समझिए और इसमें जो आपका केस पढ़ना है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस पढ़ना है। अब देखिए आपका पहला नियम यह आया कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए विवश किया गया हो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ ये एक व्यक्ति है, उसको बाध्य किया गया कि तुम यहाँ से दूसरे स्थान पर चलो। यह जो विवशता है या विवशता है ये बल का प्रयोग करके की गई। यानी कि बल की परिभाषा आपका दी गई है, बताया गया था 3-4 दिन पहले इस सेक्शन में। फोर्स की परिभाषा दी गई है 349 में। बल की काफ़ी व्यापक परिभाषा दी गई है कि बल का प्रयोग किया जा सकता है अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा और किसी जीव जंतु द्वारा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो 349 में बल का प्रयोग दिया गया है उस बल का प्रयोग करके व्यक्ति को विवश कर दिया गया, मजबूर कर दिया कि तुम एक स्थान से कहाँ जाओ दूसरे स्थान। लेकिन ये जो एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान तक जा रहा है, अपहरण का अपराध तभी होगा जब आईपीसी में दी गई कुछ धाराएं बताया जाएगा में दिए गए उद्देश्यों के लिए ऐसा किया गया हो। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मात्र ले जाना बल का प्रयोग करके एब्डक्शन नहीं होगा, अपहरण नहीं होगा। कब वह अपहरण होगा?
कब अपराध होगा वह? जब आईपीसी में दिए गए उद्देश्यों के लिए पूर्ति के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या किया गया हो, बल का प्रयोग करके विवश। पहला नियम। दूसरा नियम ये आया कि धोखा देने के उपाय करके, प्रवंचनापूर्ण साधन मैंने ना है तो लिख लीजिए कपट फ्रॉड, धोखा देकर और उत्प्रेरित किया गया हो कि वह व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, तो धोखा दिलवाइए। ए बी से कहता है कि चलो बॉम्बे, तुम्हारे लिए वहाँ मैं नौकरी की व्यवस्था कर दिया हूँ, और आपका चलो हमारे साथ बॉम्बे ए बी को ले जाता है और बॉम्बे में नौकरी नहीं दिलवाता। उसका इरादा नौकरी दिलवाने का नहीं था, बल्कि ये था कि बी को हम क्या करें, पर धोखा देकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करें, जाने के लिए क्या करें, उकसा दें। उकसा दें मतलब क्या हुआ, उत्प्रेरित कर दें। तो ये आपका एबडक्शन तभी माना जाएगा, फिर हम बता दें, अपहरण ले गया भले, अपहरण तभी माना जाएगा जब आईपीसी में दिए गए उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य के लिए ऐसा किया गया हो। आगे हम बताएंगे, अभी पहले बेरेक्ट हो जाए। दूसरा उदाहरण आप ये कह सकते हैं कि ए बी को उत्प्रेरित करता है कि तुम्हारे पिताजी बीमार पड़ गए हैं, इस अस्पताल में भर्ती हैं, जल्दी चलो। और पूरी तरह ये बात झूठी है कि धोखा देने का इरादा है, और इस इरादे का माने ये इरादा है कि बी को उत्प्रेरित कर दिया जाए कि यह जल्दी कपड़ा पहने, हमारे साथ चले, और जब हमारे साथ ये चला जाएगा तो हम इसके पिताजी से फोन करके फिरौती मांगेंगे। फिरौती समझ रहे हैं कि नहीं उसको? मुक्ति धन, मुक्ति धन दीजिए, यानी कि आपके बच्चे को तभी छोड़ेंगे जब आप 5 लाख रुपया क्या करेंगे, देंगे। तो ये शुद्ध रूप से एबडक्शन माना जाएगा। आपका नहीं, आपका एबडक्शन माना जाएगा, अपहरण माना जाएगा, क्योंकि जो उद्देश्य हैं आईपीसी में, जो उद्देश्य दिए गए हैं फिरौती के लिए अपहरण, उसमें सेट होता है। इसके लिए फांसी की सजा भी है भाई, हम बताएंगे अभी। तत्पश्चात आपका सम्मत देखना है। जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा है, अगर वह व्यक्ति स्वेच्छा से जाने के लिए तैयार है, अपनी स्वतंत्र सम्मत से जा रहा है, कोई धोखा नहीं दिया गया और उसकी सम्मति जो थी वैध थी, तो अपहरण का अपराध नहीं होगा। यानी कि अपहरण के अपराध में कंसेंट का बचाव लिया जा सकता है कि हजूर हमने कुछ नहीं किया, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे साथ गए, अपनी स्वतंत्र सम्मत से गए, और बाद में हम पर इल्जाम लगा दिए कि हमारा क्या कर लिया था, अपहरण। फर्जी केस भी होते हैं। तो इस प्रकार आपका अपहरण समाप्त हो गया। अब दोनों में अंतर पहले देख लिया जाए, तब अन्य धाराएं देखिए। देखिए आज आपका केवल आईपीसी चलेगा भाई, सीआरपीसी कल चलेगा। अभी आईपीसी पढ़िए, इधर की कुछ धाराएं अब छोटी छोटी आएंगी, आपका निपटा दिया जाए। देखिए आपका जहाँ तक अब किडनैपिंग और एबडक्शन में कई लोग अंतर पूछ रहे थे, अब एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर चला जाए। सबसे पहले तो आपका कह सकते हैं कि प्रकार देखा जाए। किडनैपिंग कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार। या तो एक आपका भारत में से व्यपहरण, और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण। अब आप लोग बताते रहिए, अपहरण का हमने कितना प्रकार बताया, क्या कोई प्रकार बताया? नहीं। तो अपहरण का कोई प्रकार नहीं होता। ये नहीं कि 2-3 मार दीजिएगा। पहला अंतर, सामान्यतः
किडनैपिंग किसकी हो सकती है? सामान्यतः मैं बता रहा हूँ, सामान्यतः किडनैपिंग किसकी हो सकती है? तो अगर नर है तो 16 वर्ष से कम और नारी है तो 18 वर्ष से कम हो एज में। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। जहाँ तक भारत में से किडनैपिंग की बात है, किसी भी व्यक्ति की किडनैपिंग भारत में से हो सकती है। यानी कि फिर एक बार देखिए, जनरली सामान्यतः व्यपहरण किसका होता है? आपका नर है तो कितने से कम हो? 16। नारी है तो 18। लेकिन लगाकर पढ़ना है। एक अपवाद इसका है 360 धारा में, जहाँ की भारत में से व्यपहरण किसी भी एज के नर या नारी का हो सकेगा। अब आपका कह सकते हैं कि अब आइए अपहरण में। अपहरण किसका हो सकता है बताइए? क्या कोई हमने एज स्पेशल बताई? तो नहीं, तो किसी भी व्यक्ति का। भाई अपहरण किसका हो सकता है? किसी भी व्यक्ति का। ये दूसरा अंतर हमने बताया। तीसरा देखिए, किडनैपिंग के लिए यह आवश्यक है जनरली कि वह जो बालक या बालिका हो वह किसी के गार्जियनशिप में हो, यानी कि उसका कोई ना कोई क्या हो? संरक्षक। लेकिन जहाँ तक अपहरण की बात है, अपहरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति किसी के गार्जियनशिप में हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि एक 25 वर्षीय व्यक्ति को जो गार्जियनशिप में नहीं है किसी के, आप धोखा देकर एक स्थान से कहाँ ले जाते हैं? दूसरे स्थान तक। तो ये किडनैपिंग नहीं होगी, किडनैपिंग ये नहीं होगी, लेकिन एब्डक्शन या अपहरण हो जाएगा, क्योंकि किडनैपिंग सामान्यतः कम एज वालों की होती है। अगला ये जो ये किडनैपिंग का अपराध है, यह किसके अगेंस्ट माना जाता है? अभी बता गया, गार्जियन के कि बच्चों के, यानी कि गार्जियन नहीं, संरक्षक के कि शिशुओं के? संरक्षक के। और जो आपका अपहरण का अपराध है, अपहरण का अपराध उस व्यक्ति के विरुद्ध माना जाता है जिसका अपहरण किया गया है। फिर एक बार देखिए, किडनैपिंग का अपराध गार्जियन के विरुद्ध अपराध माना जाता है, जबकि एबडक्शन का अपराध उस व्यक्ति के विरुद्ध माना जाता है जिसका एबडक्शन किया गया है। अब आशय पर आ जाइए। अगला अंतर, व्यपहरण के लिए आशय का होना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक नहीं है। और अपहरण के लिए आशय का क्या है? होना आवश्यक। अगला अंतर देखिए, अनवरत में अब बता दिया जाए। व्यपहरण अनवरत या कंटिन्यू ऑफेंस नहीं है, जबकि अपहरण कंटिन्यू ऑफेंस है, अनवरत अपराध। अब उद्देश्य पर तुरंत आ जाइए। अपहरण नहीं, किडनैपिंग के लिए किसी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता ये है कि वह बच्चा गार्जियनशिप में था और गार्जियन की सम्मति के बिना उस बच्चे को या तो ले जाया गया हो या बहका ले जाया गया हो। इसके अलावा किस पर्पज के लिए ले जाया गया, किस पर्पज के लिए बहकाया गया, इससे कोई किडनैपिंग का मतलब नहीं। लेकिन अपहरण में आइए, अपहरण स्वतः अपराध नहीं है, सेल्फ अपराध नहीं है। अपहरण तभी अपराध होगा जब इस संहिता में वर्णित उद्देश्यों में से किसी एक के लिए अपहरण किया गया हो। अगला ये, अगर आपका किडनैपिंग है तो बताइए किसकी कंसेंट अभियुक्त को बचाव दे देगी? बालक के कि उसके गार्जियन की? बता गया था ना, किसकी सहमत? अगर गार्जियन की सम्मत से बालक को ले जाया जा रहा है
गार्जियन की सम्मति स्वतंत्र थी कि परतंत्र? तो कल बताया गया था परसों, स्वतंत्र सम्मति किस सेक्शन में दी गई है आईपीसी में? 90। अगर यानी कि कुल मिलाकर फिर एक बार देखिए, किडनैपिंग में गार्जियन की सम्मति महत्वपूर्ण होती है, बालक की नहीं। जैसे आर बनाम प्रिंस का आपने केस देखा, लड़की की रजामंदी से ही ले गया था, लेकिन किसकी रजामंदी नहीं थी? उसके माता पिता की। लेकिन जहाँ तक एबडक्शन का प्रश्न है, अब जिस व्यक्ति का अपहरण किया जाता है उसकी सम्मति बचाव देगी, यानी कि अपहरण में अपहृत व्यक्ति की सम्मति क्या रखती है? महत्व। सम्मत से गया कि बिना सम्मत से? अगर दिखा दिया जाए कि ये सम्मत से गया है तो आपका अपराध नहीं होगा, यदि सम्मत वैध कि अवैध? वैध। अगला ले जाइए, व्यपहरण में बल का प्रयोग करना या प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करना किडनैपिंग में आवश्यक नहीं है। तो केवल क्या करना आवश्यक है? या तो ले जाना या बहका ले जाना। जबकि अपहरण के लिए मात्र ले जाना आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक है कि व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया हो, या तो बल का प्रयोग करके या धोखा देकर। भाई दोनों याद रखें, क्या क्या करके? या तो बल का प्रयोग या क्या करके? धोखा। आप क्या कह सकते हैं कि व्यपहरण एक ओरिजिनल अपराध है? ये भी पूछा गया भाई आपका, एक बार देख रहा था मैं। कौन आपका मूल अपराध है और कौन आपका सेकेंडरी? देखिए इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। कौन प्राथमिक अपराध है और कौन द्वितीयक या सहायक या सेकेंडरी? इसको अच्छे से तैयार रखिए, एक बार पूछा गया बहुत अंदर जाकर। ये क्वेश्चन आपका अंदर जाकर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल अपराध है, स्वतः अपराध है, अपने आप अपराध है? तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि आपका मूल अपराध या प्राइमरी अपराध या आपका कह सकते हैं कि स्वतः अपराध कौन है, यानी कि बिना किसी उद्देश्य की के लिए कि भी अपराध हो जाएगा, तो वह किडनैपिंग मारिए। यानी कि किडनैपिंग एक मूल अपराध है। इसमें किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किडनैपिंग करना आवश्यक नहीं। सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। जबकि अपहरण एक मूल अपराध नहीं है, स्वतः अपराध नहीं है, एक सेकेंडरी ऑफेंस है। उसको हम गौण अपराध कह सकते हैं, उसको सहायक कहा जाता है या सेकेंडरी। भाई सहायक जरूर लिखिएगा। अपहरण एक सहायक अपराध है। इसका मतलब ये हुआ कि अपहरण स्वतः दंडनीय नहीं है। यह तभी दंडनीय होगा जब आईपीसी में दिए गए उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण किया गया हो। तो क्वेश्चन का मॉडल बहुत अच्छा बना है। कम लोग ही जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक अपराध है, सेकेंडरी आपका ऑफेंस है, सहायक अपराध है, गौण अपराध है, स्वतः अपराध नहीं है, बिना किसी उद्देश्य के अपराध नहीं है। तो अपहरण मारिएगा। क्या मारेंगे? और इसके विपरीत आए कि मूल अपराध स्वतः अपराध है, बिना किसी उद्देश्य के अपराध है, तो क्या मारेंगे? किडनैपिंग। ये क्वेश्चन आपका फिर हम बता रहे हैं तीसरी बार, क्योंकि गलती यहाँ होने की पूरी संभावना है। किडनैपिंग एक मूल अपराध है, स्वतः अपराध है, किसी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं। जबकि एबडक्शन एक सेकेंडरी ऑफेंस है, स्वतः अपराध नहीं है। वह अपराध तभी होगा जब आईपीसी में दिए गए उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति के प्रति ये अपराध
किया गया। अब एक क्वेश्चन देखिए बचा रह गया भाई आपका, लाख देखिए आपका विश्वनाथ वाला केस। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो केस है आपका पूछ सकता है, यही लीडिंग केस है, सबसे महत्वपूर्ण, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में हुआ क्या था ये देखा जाए। इस वाद में आपका एक विवाहिता स्त्री थी, अपने मायके गई थी, और जब मायके गई तो आपका उसका पति उसके मायके पहुंचा और कहा कि हमारे साथ चलो ससुराल। तत्पश्चात वह स्त्री जाने से इनकार कर दी, तो पति महोदय आपका बाल पकड़ के और बाह पकड़कर उसे घसीटने लगे, तो साले साहब को गुस्सा आ गई। जब साले साहब को ये विश्वास हो गया कि हमारे जीजा जी, 2 बार जी लगाना है भाई क्योंकि ये जीजा जी हैं, तो कितनी बार लगाना है, जी या जी, ऐसे पढ़ना है। देख रहा हूँ मायूस हो गए पीछे वाले भाई। मायूस न हुए भाई, हम हैं तो मायूस की क्या आवश्यकता है। कहिए तो उदाहरण, जब मायूस हो जाइए तो भाई इशारा कर दीजिए, उदाहरण बता दिया जाएगा। फिर एक बार देखिए, कहा अगर साले साहब को विश्वास हो गया कि हमारे जीजा जी, आपका कह सकते हैं कि हमारे जीजा जी हमारी बहन का एबडक्शन कर लेंगे, अपहरण कर लेंगे, और तो साले ने प्रहार किया जीजा पर, जीजा जी ऊपर पहुंच गए, साले पर जीजा की हत्या का मुकदमा चला, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब तर्क देखिए कैसे दिए जाते हैं भाई। प्रोसिक्यूशन या अभियोजन या सरकार ये कह रही थी, सरकारी वकील, कि हजूर ये जो विश्वनाथ बचाव ले रहा है एबडक्शन का, तो एबडक्शन का जो ये बचाव ले रहा है, तो जो ये एबडक्शन का बचाव ले रहा है, तो एबडक्शन तो तभी अपराध है जब आईपीसी में वर्णित धाराओं में दिए गए कुछ उद्देश्यों के लिए किया गया हो, और जो ये उद्देश्य बता रहा है कि मैं अपनी बहन के को अपहरण से बचाने के लिए हमने अपने जीजे को मारा, तो ये उद्देश्य तो इन धाराओं में है ही नहीं, तो अतः अपहरण का बचाव इसे न दिया जाए और इसे दंडित किया जाए। लेकिन विश्वनाथ का वकील कह रहा था कि हजूर हम तो प्राइवेट डिफेंस का बचाव ले रहे हैं और सेक्शन 100 का ले रहे हैं, आईपीसी की धारा 100 का, और आईपीसी की धारा 100 में स्पष्ट लिखा गया है किडनैपिंग और एबडक्शन के मामले में अपने को बचाइए, अन्यों को बचाइए, और अगर स्थिति ऐसी आ जाए तो हमलावर की क्या कर सकते हैं, डेथ, तो हम तो धारा 100 में अपहरण किया जा रहा था उसका बचाव ले रहे हैं। तर्क अभियुक्त का ये था कि जो ये 262 में किडनैपिंग है, नहीं एबडक्शन है अपहरण, और 100 में अपहरण है, इसमें अंतर है। धारा 100 में अपहरण को सामान्य वे में रखा गया है, वहाँ किसी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, और 262 में जो अपहरण है, नहीं 362 में जो अपहरण है वह आपका तब अपराध होगा जब किसी उद्देश्य के लिए किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त की बात स्वीकार कर ली और धारा 100 का क्या दे दिया, बचाव, और कहा कि जो धारा 100 में अपहरण शब्द का यूज हुआ है वह जरूरी नहीं है कि 362 में जो अपहरण है उसके समान हो। 100 में अपहरण शब्द का अर्थ अलग और 362 में क्या है अलग। 100 में सामान्य अर्थ और 362 में तब मामला आएगा जब उद्देश्य के लिए किया गया हो। लेकिन धारा 100 में जो अपहरण है
वह किसी उद्देश्य के लिए होना आवश्यक नहीं। और विश्वनाथ को बचाव मिल गया, यानी कि प्राइवेट डिफेंस का। इस प्रकार आपका जो केस था पूछा जाता है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस। अब अगली धाराएं दो चार देखा जाए भाई आपका। देखिए हाँ हाँ। प्रवंचनापूर्ण मतलब धोखा देना, और बहकाना मने फुसलाना एक तरह से। बहकाना मने वही उत्प्रेरित करना। थोड़ा बहुत मेल मिलाप है, ये नहीं है कि एकदम सटीक अंतर कर दिया गया है, थोड़ा बहुत मिल सकता है। कि धोखा दिया यानी कि कहा कि चलो टाफी देंगे और टाफी दिया ही नहीं, तो ये आपका बहकाना भी हो गया। कि बहका दिया टाफी पर, ये धोखा देने भी हो गया। कि कहा कि हम टाफी देंगे और आगे जाकर दिया ही नहीं। भाई आपका ये हो सकता है दोनों। आगे देखिए भाई आपका। अब 362 के बाद 363 देखिए, किडनैपिंग के लिए आपका दंड। तो जो धारा 363 है ये जनरल किडनैपिंग के लिए दंड की बात करती है। लिख लीजिएगा, साधारण व्यपहरण, सादा व्यपहरण, जनरल किडनैपिंग पूछा जाता है कई बार। साधारण व्यपहरण या सामान्य व्यपहरण या जनरल किडनैपिंग के लिए दंड का प्रावधान आपका 363 में है। और इसमें आपका भारत में से व्यपहरण विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से जो कोई व्यपहरण करेगा वह दंड का भागी होगा, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यानी कि फिर एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाइए इसको अलग अलग भाई। सबसे अच्छा इसका कॉन्सेप्ट आपका आईपीसी से देखिए, सबसे अच्छा रहेगा। पहले आईपीसी देखिए तब इसको बताया जाएगा भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी अब बनाना है। लास्ट देखिए कल बताया जाएगा, और थोड़ा कुछ व्यक्तिगत काम पड़ जा रहे हैं, फिर इधर पनौती लग जा रहे हैं थोड़ा बहुत, और कुछ न कुछ ऐसी समस्या आ जा रही हैं घरेलू बाहरी कि भाई क्लास कभी काल शाम वाला डिस्टर्ब हो जा रहा है, सुबह वाला तो चल जाता है तो कभी काल आपका हो जाता है भाई, इसमें शक नहीं है। तमाम भाई केवल पढ़ाना ही नहीं है, और भी जिम्मेदारियां हैं। तो भाई देखिए फिर एक बार यहाँ से समझने का प्रयास करिए तो और बताया जाएगा। देखिए आईपीसी की धारा 378 में थेफ्ट या चोरी परिभाषित। सामान्य चोरी के लिए या सादा चोरी या चोरी के लिए जो जनरल पनिशमेंट है वह 379 में। और चोरी के जो सीरियस रूप हैं वह 380, 381 और 382 में दिए गए। सेम उसी प्रकार 363 में आपका सामान्य किडनैपिंग के लिए दंड है। और अगर किडनैपिंग का उद्देश्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे फिरौती के लिए, मर्डर के लिए, आपका वेश्यावृत्ति कराने के लिए, दास बनाने के लिए, अवैध धंधा कराने के लिए, तो दंड की मात्रा वैसे वैसे क्या होगी, बढ़ेगी। और 364 ए में तो अगर फिरौती या मुक्तिधन या हत्या के लिए या किडनैपिंग किए हों, एबडक्शन किए हों, तो अधिकतम सजा इधर एक धारा में फांसी की सजा भी होगी। कौन सी धारा में? 364 ए। और याद रखिएगा, यानी कि बताने का मतलब ये हुआ एक लाइन में कि सामान्य किडनैपिंग के लिए दंड आपका 363 में, चाहे भारत से भी अपहरण हो या विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता। लेकिन जैसे जैसे उद्देश्यों में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे अगली धाराओं में दंड की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी।